हमने लास्ट टॉपिक के अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस और सेल पोटेंशियल के बारे में और ईएमएफ के बारे में बात करी थी और उसके बाद ग्रुपिंग ऑफ सेल्स की थी। ग्रुपिंग ऑफ सेल्स होने के बाद हमारा जो अगला टॉपिक आता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। ये कुछ डिफरेंट नहीं है, सेम जो हमने 10th क्लास के अंदर एक फॉर्मूला डिराइव किया होता है हीटिंग इफेक्ट का वही है। H is directly proportional to amount of current flowing through the circuit. Heat produced is directly proportional to the resistance and heat produced is directly proportional to the time for which current is flowing through the circuit. तीनों को कंबाइन करेंगे तो H is equal to I square RT आ जाएगा, है ना। सिंस वो हीट एनर्जी है तो उसकी यूनिट क्या आएगी बच्चा हमारे पास, जूल्स में आ जाएगी। और अगर मैं इसको कैलोरीज में करूं, क्योंकि हीट है एनर्जी है, उसको मैं कैलोरीज के अंदर भी लिख सकता हूं, तो कैलोरीज के लिए क्या करते हैं, I square RT को 4.2 से डिवाइड कर देते हैं। तो ये हमारे पास सीधा सा H which is heat, W is equal to electric work done. Electric work done is equal to I square RT joule which is equal to I square RT by 4.2 calories. सिंपल है बच्चा, एक सिंपल रिलेशन है, इसके अंदर कुछ खास और नहीं किया हमने। पावर अपने को पता है क्या होता था, रेट ऑफ डूइंग वर्क। तो रेट एट विच इलेक्ट्रिक वर्क इज डन by the source of EMF in maintaining the current in the electric circuit is called electric power, और electric power of the circuit is given by P is equal to W by T. W क्या है बच्चा, VIT। W क्या है हमारे पास, VIT। ये पता है ना सबको। वर्क डन को हम क्या लिख सकते हैं, पोटेंशियल इनटू करंट इनटू टाइम। T से T कटेगा तो हमारे पास पावर जो आएगी वो क्या आएगी, VI वॉट। ये फॉर्मुलाज लिखते रहो बच्चे साथ में, छोटे छोटे से फॉर्मुलाज हैं, आगे न्यूमेरिकल्स में काम आएंगे। Power in watt, it is equal to volt into amperes. 1 kilowatt is equal to 10 raised to the power 3 watt. 1 megawatt 10 raised to the power 6 watt. 1 horsepower is equal to 746 watt. And power is equal to VI I square R और V square by R. ये हमारे पास बेसिक से फॉर्मुलाज हैं, जल्दी से नोट डाउन करो इन्हें। ठीक है, हाँ जी। ठीक है, अब हमारे पास आता है बच्चा इलेक्ट्रिक एनर्जी। इलेक्ट्रिक एनर्जी हमारे पास क्या रहता है, इट इज इक्वल टू W इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। एनर्जी है, सीधा सा क्या होगा, पावर को टाइम से मल्टीप्लाई कर दो, हमारे पास एनर्जी आ जाती है VIT। इलेक्ट्रिक एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। एनर्जी है तो यूनिट क्या रहेगी इसकी, जूल्स में। कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी किलोवाट आर है ना, तो किलोवाट आर को हम क्या लिखेंगे शॉर्ट में, KWH। या इसकी एक और हमारे पास यूनिट क्या होती है, बोर्ड ट्रैफिक यूनिट। ये हमारे पास क्या होता है बच्चा, BOT। ये हम यूज बहुत कम करते हैं, बट ये एक और हमारे पास किलोवाट आवर की तरह ये कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी होती है, या इसे सीधा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। याद है, ये भी हमने 10th क्लास में डिस्कस किया हुआ ऑलरेडी, KWH वगैरह क्या रहता है ना। अब है 1 KWH इज इक्वल टू 1000 वॉट इंटू 1 आवर और इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10 raised to the power 6 जूल्स। Electric energy is equal to VIT which is equal to I square RT V square by R। ठीक है, लिखो ये फटाफट से फॉर्मूला। अब देखो बच्चे, ये हमने ग्रुपिंग ऑफ सेल्स के बारे में ऑलरेडी हमने फॉर्मूलाज लिखे हुए थे, ये क्लियर है सबको। एक काम करो, ये वाला एक इन्हीं फॉर्मूलाज के बेसिस पे एक ये न्यूमेरिकल है, अटेम्प्ट करो बच्चे फटाफट से। इन्हीं फॉर्मूलाज के बेसिस पे ये न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करो। यहाँ पे हमारे पास है क्या, 2 आइडेंटिकल सेल्स ऑफ EMF। साथ के साथ में एक बार क्वेश्चंस को अपने हिसाब से जो गिवन टू प्रूव वगैरह वो लिखना शुरू करो। क्या है, 2 identical cell of EMF 1.5 volt each joined in parallel provide supply to an external circuit consisting of 2 resistance of 17 ohm each joined in parallel. A very high resistance voltmeter read the terminal voltage of the cell to be 1.4 volt. Calculate the internal resistance of each cell. इसको अपने आप करने की कोशिश करो। वैसे हिंट के लिए मैंने यहाँ पे इस तुम्हारा सर्किट डायग्राम बना के दे दिया, करो फटाफट से। हाँ जी, देखो बच्चे, ये वाला जो क्वेश्चन है जिसने अटेम्प्ट कर लिया बहुत बढ़िया, जिसको आ गया है और अच्छा है, जिसको नहीं आया एक बार समझ लो, और जिसको आ गया है वो क्रॉस चेक करो अपना साथ साथ में। हमारे पास इस क्वेश्चन के अंदर गिवन क्या है बच्चा, 2 आइडेंटिकल सेल है, आइडेंटिकल सेल जिनकी 1.5 वोल्ट दोनों की पोटेंशियल डिफरेंस हमें दे रखा है। तो यहाँ पे इस सर्किट डायग्राम के अंदर जब मैंने बनाया, तुम देख सकते हो 1.5 के मैंने ऑलरेडी 2 तुम्हारे लिए सर्किट तो मैंने पहले ही बना के दे दिया था। तो यहाँ पे 1.5 और 1.5 के 2 हमने सेल लगाए जिसकी इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r है, और ये आपस में कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल। और दोनों के दोनों को फिर क्या किया है, दोनों को हमने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट किया, और उस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में क्या है, 2 रेजिस्टर्स हैं जो पैरेलल में लगे हुए हैं। यही करा है हमने, 2 रेजिस्टर्स हैं जो पैरेलल में लगे हुए हैं।
मैं इन दोनों रेजिस्टर्स का कॉम्बिनेशन निकाल सकता हूं। कितना निकला, कितना निकला, 1/17 प्लस 1/17, 2/17, 17/2, यही निकला है सबका, है ना। इनका नेट इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना निकलेगा, 17/2, पैरेलल में थे सारे। तो इन दोनों के बदले में मैं एक रेजिस्टेंस लगा सकता हूं जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू निकलेगी 17/2 की। अब ये जो सेल हैं ये आपस में कैसे लगे हुए हैं, पैरेलल में। अगर सेल पैरेलल में होते हैं तो हम क्या करते हैं, अगर सेल पैरेलल में होते हैं तो नेट ईएमएफ के लिए हम क्या करते हैं, नोट्स देखो, पिछले लेक्चर को एक बार रिकॉल करो। लास्ट में हमने क्या किया था, जब कॉम्बिनेशन ऑफ सेल हमने करना शुरू किया था, व्हेन दी सेल्स वर कनेक्टेड इन पैरेलल, तो क्या ऑप्शन, क्या आंसर आया था उसमें, जिस टाइम पे हमने सेल्स को पैरेलल में कनेक्ट किया था तो टोटल ईएमएफ क्या आई थी, एन ई प्लस एन आर प्लस। देखो ये जो तुम फॉर्मूला बोल रहे हो, जो अभी बता रहे हो, ये यहाँ पे मैंने सामने ही तुम्हारे लिखा हुआ है, एन ई अपॉन आर प्लस एन आर। ये किसके इक्वल थी, करंट के इक्वल, है ना। ये हमारे पास किसके इक्वल थी बच्चे, करंट के इक्वल। हमारे पास क्वेश्चन के अंदर करंट गिवन है नहीं, लेकिन यहाँ पे एन वगैरह दे रखा है। एन क्या है, वो नंबर के लिए कितने सारे हैं जो उसमें लगे हुए हैं। यहाँ पे कितना है, 2, ये हमारे पास है 2। ईएमएफ की वैल्यू गिवन है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हमारे पास गिवन है, इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू हमारे पास कितनी है, नहीं गिवन, वो हमें निकालनी है। लेकिन हमें मिला जुला के जो टोटल पोटेंशियल है वो गिवन है कि नहीं, नेट इफेक्टिव पोटेंशियल। ध्यान से देखो क्वेश्चन के अंदर गिवन क्या है, एक एक ना वर्ड पे ध्यान दो बच्चे। इन्होंने बोला क्या, दो सेल हैं जिनकी पोटेंशियल 1.5 है, दोनों को हमने पैरेलल में कनेक्ट किया हुआ है, उनके साथ में एक्सटर्नल दो रेजिस्टेंस कनेक्ट किए हुए जो भी वो भी पैरेलल में है, एंड अ वेरी हाई रेजिस्टेंस वोल्टमीटर रीड्स। एक क्यों भाई, अगर हमारे पास वोल्टमीटर है, वोल्टमीटर होता ही हाई रेजिस्टेंस है, तो उसके बारे में कोई दिक्कत नहीं है हमारे पास। तो एक वोल्टमीटर की जो रीडिंग है, द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द सेल इज टू बी 1.4 वोल्ट। कैलकुलेट द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ईच सेल। समझ में आ रहा है। अब यहां पे जो जो हमारे पास गिवन है उसके अकॉर्डिंगली चलते जाओ। हमारे पास क्या गिवन था बच्चे, ईएमएफ कितना गिवन है, 1.5 वोल्ट ईच। R1 और R2 कितना है, 17 ओम्स। V कितना है हमारे पास, 1.4 वोल्ट गिवन है ये क्वेश्चन में। R 17/2 करके 8.5 निकल गया। यहां तक सबको समझ में आया। अब एज बोथ द सेल्स आर इन पैरेलल, देन द इफेक्टिव EMF इज इक्वल टू 1.5 वोल्ट। होता है कि नहीं, इफेक्टिव EMF हमारी कितनी होती है, अगर दो आइडेंटिकल सेल्स को तुम सीरीज में लगाते हो या पैरेलल में लगाते हो, नेट इफेक्टिव EMF क्या रहती है, वो तो E के इक्वल आती है आइडेंटिकल्स में, है ना। अगर एक की 1.5 थी तो दोनों के कॉम्बिनेशन की भी नेट EMF 1.5 आएगी कि नहीं, पैरेलल के अंदर हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था ये। ठीक है, ये याद रखो बच्चे इन चीजों को। ये नहीं होता कि पिछले लेक्चर में जो हुआ था और वो अगले लेक्चर तक बिल्कुल खत्म हो गया। क्या है, अगर हम आइडेंटिकल सेल्स को पैरेलल में लगाते जाते हैं तो उनकी नेट EMF जो निकलती है वो इंडिविजुअली जितनी एक सेल की पोटेंशियल थी उसके बराबर ही निकलती होती है। ये बात समझ में आई है बच्चा, किसी को दिक्कत? ठीक है, तो R1 हमारे पास क्या आ गया, इफेक्टिव इंटरनल रेजिस्टेंस R/2। ये क्यों आया, क्योंकि दोनों सेल पैरेलल में कनेक्टेड थे, पैरेलल में थे तो उनकी इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितनी आएगी, जो रेगुलर पैरेलल की केस में आता था, R/2। यहां तक किसी को दिक्कत? पक्का सबको पता चल रहा है गोविंद भाई साहब? ठीक है, तो हमारे पास जो इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आएगा वो क्या आएगा, E - V/V × R। ये बात समझ में आई है, कहां से आया, पता चल गया ना। ये हमारे पास जो बेसिक सीधा सा फॉर्मूला था, V = E - IR, I को मैं V/R की टर्म्स में लिख लूं तो वहां से वो ओम्स लॉ लगा के सीधा सीधा रीअरेंज किया है। सिर्फ ये हमने डायरेक्ट फॉर्मूला बना के भी लिखा था, लेकिन मैं फिर बोल रहा हूँ रटने की जरूरत नहीं, वो तो सीधा बन ही जाएगा। हमें ये पता है जो हमारे पास सेल पोटेंशियल होती थी वो क्या होती थी, हमारे पास जब हम पोटेंशियल लिखते थे इट इज इक्वल टू E - IR, यही होती थी। और V = IR के हिसाब से अगर मैं निकालूं तो I की वैल्यू V/R निकलेगी। वहां से अगर मैं V/R वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूं और V वाले सारे एक साइड कर लेता हूं तो यहां से इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना कोई बड़ी बात नहीं है मेरे पास, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे V की वैल्यू भी है, E की वैल्यू भी है, R की भी वैल्यू है, इस V की वैल्यू, सिर्फ एक अननोन वैल्यू रह गई है। लीनियर इक्वेशन है एक तरह से, सिंपल, रीअरेंज करो आंसर आ जाएगा। ये बना, बस वैल्यू सब्स्टिट्यूशन रह गई है। समझ में आई है? पक्का अटेम्प्ट करो इसे।
न्यूमेरिकल देखो बच्चा, अब ये वाला न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करो। इन द फॉलोइंग फिगर रीडिंग ऑफ एन आइडल वोल्ट मीटर इज 0, देन द रिलेशन बिटवीन कैपिटल आर एंड स्मॉल r1 एंड r2 इज। क्या बोला यहां पे, इसके अंदर हमारे पास जो वोल्ट मीटर की रीडिंग है वो 0 है, वोल्ट मीटर की रीडिंग 0 है, तो हमें ये जो रेजिस्टेंस है R1 R2 और ये कैपिटल R, इनके बीच का रिलेशन निकालना है। अटेम्प्ट करो, सोचो क्या हो सकता है। देखो बच्चा, इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास है क्या, अपने पास ये दे रखा है कि ये जो पोटेंशियल है ये 0 है। अगर V की रीडिंग 0 है, इसका मतलब इस सेल के स्पेसिफिकली सिर्फ इसके लिए वोल्ट मीटर लगा हुआ है, तो इसकी पोटेंशियल क्या आ गई, खत्म, 0 है ना। तो हमारे पास रिलेशन क्या था, V इज इक्वल टू E माइनस आई R1, और यही हमारे पास 0 हो गया है ना। V इज इक्वल टू E माइनस आई R1 0, तो I की वैल्यू E बाई R1 आई कि नहीं, I की वैल्यू कितनी निकल गई, 2E बाई R1 प्लस R2 प्लस R, यही आई। करंट की वैल्यू ये भी तो होगी। अगर मैं इस सर्किट के अंदर देखूं, इस पोटेंशियल टोटल रेजिस्टेंस के हिसाब से जो पूरे सर्किट में करंट फ्लो करेगी वो क्या निकलेगी, टोटल ईएमएफ 2E, E प्लस E, टोटल रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 प्लस R, सारे सीरीज में थे रेजिस्टेंस, है ना, समझ पा रहे हो ये वाली बात। तो इनको अब दोनों करंट की जो डिफरेंट वैल्यूज निकली है, ये हमने एक सर्किट के हिसाब से निकाली है, ये ओवरऑल टोटल सर्किट के हिसाब से निकाली है तो करंट दोनों में सेम ही, क्योंकि सीरीज में फ्लो कर रही है करंट दोनों में। तो इन करंट्स को इक्वेट करते हैं, ई से ई कैंसिल आउट हो गया, यहां से आर की वैल्यू R1 माइनस R2 निकल जाएगी। कैपिटल R इज इक्वल टू स्मॉल r1 माइनस स्मॉल r2। समझ में आया, ठीक है। ये बच्चे न्यूमेरिकल्स हैं कुछ जो अटेम्प्ट करके रखने हैं, इसके बाद एक दो और हैं जो ये इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं। इसके बाद का अपना टॉपिक अगर डाउट्स होंगे तो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस कर लेंगे। देखो बच्चे, इसके बाद हमारे पास एक टॉपिक आता है एफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रिक डिवाइस। एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, आउटपुट पावर ओवर इनपुट पावर, सीधा है। एफिशिएंसी हम यही कहते हैं ना, जो आउटपुट हमें मिली है विद रिस्पेक्ट टू इनपुट वैल्यू, दिस इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ इट्स आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर, सीधा है, सिंपल फॉर्मूला। अब हमारे पास मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम क्या कहती है, इसके अकॉर्डिंगली इट स्टेट्स दैट द पावर आउटपुट अक्रॉस अ सर्टेन लोड, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम के अकॉर्डिंगली क्या है, दैट द पावर आउटपुट अक्रॉस अ सर्टेन लोड ड्यू टू अ सेल और अ बैटरी is maximum if the load resistance is equal to the effective internal resistance of the cell or a battery। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर कब होगी, जब लोड रेजिस्टेंस और सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस होगी वो मिला जुला के दोनों सेम होंगी, तो उस वक्त मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होती है। सिंपल थ्योरम है, कुछ करना नहीं है इसका, ये थ्योरेटिकल पता होना चाहिए। अगर एजर्शन रीजन में आ जाता है या स्टेटमेंट वाले में कहीं आ जाता है तो काम आएगा, ठीक है, याद रखेंगे इसे। अब आता है बच्चा किरचॉफ्स रूल, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, और अपना मतलब ये है कि कंफर्म्ड है इसके ऊपर बोर्ड्स के अंदर या कॉम्पिटिटिव के अंदर क्वेश्चन आना ही आना होता है। किरचॉफ्स रूल के अकॉर्डिंगली क्या होता है, देखो किरचॉफ्स रूल ने क्या कहा था, इसमें हमारे पास किरचॉफ्स रूल के अकॉर्डिंगली है, दो रूल्स हैं इसके। फर्स्ट रूल बच्चा किरचॉफ्स फर्स्ट रूल है, अकॉर्डिंग टू दिस रूल the algebraic sum of various current meeting at a junction in a closed electric circuit is always 0, that is sigma of I is 0। this is also called current rule or junction theorem। अब इसका मतलब क्या हुआ, बहुत सीधा सा मीनिंग है भाई, जंक्शन समझ में आता है, पहले एक बार इसके बच्चे ध्यान दो, एक बार जंक्शन समझ में आता है सबको क्या होता है। जंक्शन एक ऐसा पॉइंट है जहां पे सारे वायर्स मिल रहे होंगे, सारी करंट आके मिल रही होगी और फिर रीडिस्ट्रीब्यूट हो रही होगी, उस पॉइंट को क्या कहते हैं, जंक्शन। हमने इससे पहले कहाँ शब्द सुना है, रेलवे जंक्शन सुना है। रेलवे जंक्शन में क्या होता है, सारी ट्रेन आती हैं, इकट्ठी होती हैं, फिर वहां से रीडिस्ट्रीब्यूट होती हैं, इवन इंजन और बोगी वगैरह वो सब भी चेंज होते हैं आपस में, तो यानी कि रीडिस्ट्रीब्यूशन होती है एक पॉइंट से। तो जिस पॉइंट पे ये रीडिस्ट्रीब्यूशन होती है उसको क्या कहते हैं, जंक्शन। अब इसके अंदर हमारे पास होगा क्या, अगर एक पॉइंट पे आकर ये सारी करंट मीट कर रही हैं, एक पॉइंट पे आके मान लो I1 I2 और ये I3, ये तीनों करंट मीट कर रही हैं, और ये यहां से निकल के I4 और I5 जा रही हैं। तो देखो अपनी अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से हम कन्वेंशनली मान लेते हैं कि कोई करंट, इनकमिंग करंट को पॉजिटिव रख लेते हैं, आउटगोइंग को नेगेटिव रख लेते हैं।
जो करंट आ रही है इस पॉइंट पे वो हमारी क्या हो गई, पॉजिटिव, जो करंट जा रही है वो क्या हो गई, नेगेटिव। तो अकॉर्डिंग टू दिस किरचॉफ्स फर्स्ट रूल, जिसे हम क्या कहते हैं बच्चा, लूप लॉ भी, लूप नहीं सॉरी, करंट लॉ भी कहते हैं, करंट रूल भी कहते हैं, जंक्शन थ्योरम भी कहते हैं। ये जंक्शन थ्योरम के अकॉर्डिंग या किरचॉफ्स फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंगली द नेट एल्जेब्रिक सम I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस माइनस I4 प्लस माइनस I5 एंड दिस मस्ट बी जीरो। ये माइनस माइनस का लॉजिक समझ में आया? मैंने क्या किया, ये नेगेटिव ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि करंट जंक्शन से बाहर जा रही है, और बाकियों के आगे पॉजिटिव ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि करंट उस जंक्शन पे आ रही है। या मैं इसको इनडायरेक्ट वे में इस तरीके से लिख लो, I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू I4 प्लस I5, माइनस कॉमन लेके उस साइड भेज दूंगा तो हो जाएगा कि नहीं। तो इससे हमें क्या पता चला, टोटल अमाउंट ऑफ इनकमिंग करंट इज इक्वल टू टोटल अमाउंट ऑफ आउटगोइंग करंट। किसी को दिक्कत? इस फॉर्म में भी मैं लिख सकता हूं, कोई परेशानी नहीं है। तो ये हमारे पास जो होता है ये क्या होता है बच्चा, जंक्शन रूल, जंक्शन थ्योरम। और इसका मतलब हुआ क्या, देखो साइन कन्वेंशन वाइज हमने क्या रखा हुआ है, साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंगली current flowing towards a junction are taken as positive and the current flowing away from a junction are taken as negative। अब एक बात बताओ बच्चे, टोटल करंट आने वाली और टोटल करंट जाने वाली अगर इक्वल है, इसका मतलब हमारे पास हुआ क्या, जो टोटल चार्ज फ्लो हुआ है वो क्या हुआ है, जीरो। जितना चार्ज आया था उतना चला गया, नेट एल्जेब्रिक सम तो कुछ बचा ही नहीं, है ना। सिग्मा ऑफ क्यू हमारे पास जीरो आया कि नहीं, जो टोटल चार्ज है वहां पे ये प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को फॉलो कर गया कि जो चार्ज आया था वो चार्ज चला गया, तो नेट चार्ज हमारे पास कोई चेंज नहीं क्रिएट किया, है ना। नेट चार्ज में कोई किसी तरह का चेंज नहीं हुआ है। किसी को दिक्कत? सिंपल थ्योरम है बच्चा। चलो अब आता है सेकंड रूल, किरचॉफ्स सेकंड रूल। ये थोड़ा ज्यादा समझने की जरूरत है, आसान बहुत है, इसको बहुत ध्यान से मेरे साथ साथ में समझते जाना। एक बारी अगर थ्योरी समझ नहीं आएगी ना, मतलब स्टेटमेंट्स में नहीं आएगा, तो थोड़ा टाइम देना खुद को। मैं जब इसके अंदर समझाऊंगा जो मेन कंसेप्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी के बेसिस पे न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे और साथ में फिर थ्योरी साथ में ही समझ में आ जाएगी। पहले एक बार थ्योरी ही पढ़ते हैं, है क्या। किरचॉफ्स सेकंड रूल क्या कहता है, अराउंड एनी क्लोज लूप ऑफ नेटवर्क, अराउंड एनी क्लोज्ड लूप ऑफ नेटवर्क। फर्स्ट लॉ के अंदर क्लोज लूप नहीं था, सिंपल एक जंक्शन था, एक पॉइंट था जहां से करंट आ रही थी और रीडिस्ट्रीब्यूट हो रही थी। यहां एक क्लोज लूप है, द एल्जेब्रिक सम ऑफ और सम ऑफ चार्जेस इन पोटेंशियल मस्ट बी जीरो। ठीक है, एल्जेब्रिक सम ऑफ चेंजेस इन पोटेंशियल मस्ट बी जीरो होगा, चार्जेस नहीं होंगे। एल्जेब्रिक सम ऑफ changes in potential must be zero, that is sigma of dv must be zero. The overall net change in potential for the closed circuit is zero. That means, or in a closed electric loop or mesh, the algebraic sum of EMF is equal to algebraic sum of product of various resistance and respective current flowing through them. या सिंपल भाषा में सिग्मा ऑफ E is equal to sigma of IR। ये तो सिंपल बात है, कुछ नया बताया नहीं उस हिसाब से। लेकिन इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, पहला कि अगर एक सर्किट के अंदर ईएमएफ डिफरेंट सर्किट्स के अंदर अलग अलग ढंग से हमने सेल्स लगा रखे हैं, तो उसके अंदर ओवरऑल चेंज इन ईएमएफ जो रहेगा वो क्या रहेगा, जीरो रहेगा। या मैं ये कहूं कि नेट ईएमएफ विल बी एग्जैक्टली इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट एंड रेजिस्टेंस। अब ये चीजें अलग है, लेकिन जब क्वेश्चन करेंगे उसमें कुछ अलग तरीके से सॉल्व करेंगे, ये नहीं कि इससे अलग कुछ होगा, बात यही होगी लेकिन तरीका थोड़ा डिफरेंट रहेगा। अब ध्यान से अगर मेरे साथ बने रहोगे तो इस डायग्राम को, इस सारी थ्योरी मतलब जो इक्वेशंस बनती है इनको मैं सॉल्व करना सिखा रहा हूँ। जो मैं बोल रहा हूँ कि 100% एग्जाम में आता है, बोर्ड्स में, कॉम्पिटेटिव में, उसमें अगर हमें ये सॉल्व करना आ गया तो ये सबसे ईजिएस्ट टॉपिक में से एक बन जाएगा। और अगर नहीं ढंग से समझ में आया तो ये हमेशा के लिए मुश्किल क्रिएट कर देगा। तो ध्यान से अभी समझते चलेंगे, बहुत ईजी है ये, जनरली बहुत इजी, और कोई बहुत ज्यादा हाई तौबा वाले रूल्स नहीं है इसमें। चलो अब स्टार्ट करें। अप्लाइंग किरचॉफ्स रूल, पहले एक काम करते हैं, ये डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, सारे बच्चे ये सर्किट डायग्राम बनाओ, मैं भी साथ में बना रहा हूँ, क्योंकि इसके अंदर देखो बेशक मैंने कलर वाइज किया हुआ है, बट साथ साथ में मैं यहाँ पे बोर्ड पे भी बना रहा हूँ। तुम भी बनाओ अपनी अपनी नोटबुक्स में। एक बार सर्किट बना लो, सिर्फ इसके अंदर कोई कलर वगैरह करने की कोई जरूरत नहीं है, अपना सिंपल सा एक सर्किट बनाते हैं और उसको फिर डिस्कस करेंगे। हमारे पास है A B C D E F, A B
सी डी ई और एफ, ये अपने पास सर्किट है। और इस सर्किट के अंदर ऊपर क्या लगा हुआ है, एक सेल ईएमएफ जिसका ई है, और एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाया है यहाँ पे R1, ठीक है। इसके बाद हमने बीच में एक रेजिस्टर लगाया हुआ है बी और ई के बीच में, ठीक है, ये है R3। और नीचे फिर एक हमने सेल लगाया हुआ है जिसकी ईएमएफ हमने E2 रखी है, और यहाँ एक रेजिस्टेंस लगाया है जिसका नाम रखा है हमने R2। यही बनाया है ना, सर्किट के अंदर यही है बच्चा जो है। अब देखो, मैं इस सर्किट का एग्जाम्पल जरूर ले रहा हूं, लेकिन ये यूनिवर्सल सर्किट नहीं है। ऐसा नहीं है कि हाँ हर बार यही रिपीट होने वाला है। मैं सेम क्यों बना रहा हूं, क्योंकि जो नोट्स के अंदर है, जहां से तुम बाद में रेफरेंस लेके पढ़ोगे भी, तो एक बार एटलीस्ट वो सेम चीज डिस्कस हो जाएगी, उससे आइडिया लग जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारा सर्किट है, इसमें एक बार बच्चे ध्यान से देखना, कोई फिक्स रूल नहीं है मुझे किस लूप को पकड़ना है, किस तरफ चलना है, मतलब क्लॉकवाइज घूमना है, एंटी क्लॉकवाइज घूमना है, बिल्कुल अपनी मर्जी है। हर किसी के इंडिविजुअल प्रेफरेंसेस हैं, जिसका जिधर को मन करे चल पड़ना। बस एक रूल याद रखना है, ध्यान से समझो क्या रूल है। एक सिर्फ मतलब गिन के 2 रूल लगा लो, 2 मैक्सिमम रूल्स हैं जो याद रखने हैं। पहला, जब मैं किसी सर्किट के अंदर चलूंगा, अगर किसी रेजिस्टेंस के अक्रॉस में जाता हूं, उस रेजिस्टेंस में करंट इस साइड आ रही है, बट मैंने डायरेक्शन उसके ऑपोजिट वाली चूज करी है, तो जो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आएगा IR, मैं उसको माइनस में ले लूंगा, क्योंकि मैं करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में गया। और अगर मैं इस सारे डायरेक्शन में चलते चलते मेरे पास कोई सेल आ जाता है बीच में, सर्किट लूप के अंदर मैं घूम रहा हूं, घूमते घूमते अगर सेल का पॉजिटिव टर्मिनल आता है, तो मैं उस सेल की ईएमएफ को +E लिख दूंगा, और अगर पहले नेगेटिव टर्मिनल मुझसे टकरा जाता है तो मैं उसको -E लिख दूंगा। सिंपल, सिर्फ ये 2 रूल्स हैं, और कोई इसके अंदर कोई रॉकेट साइंस हमने नहीं लगानी है, सिंपल फंडा ये, समझ में आया। अभी देखो, एक काम करते हैं, मैं सिर्फ रैंडम तुमसे पूछ रहा हूं, और उसके बाद जो हमारा फाइनल रिजल्ट है यहाँ पे जो ये इक्वेशंस बनी हुई हैं, इनको डिस्कस कराऊंगा। पहले काम करते हैं, पहले तुम्हारी प्रेफरेंसेस के हिसाब से रैंडम कोई भी बच्चा, मुझे देखो यहाँ पे ना 3 सर्किट दिख रहे हैं, एक लूप ये है, एक लूप ये नीचे वाला, और एक लूप ये टोटल है कि नहीं। 3 लूप है हमारे पास यहाँ पे। अब इन 3 लूप्स के हिसाब से देखो, पहले में ये I1 करंट फ्लो कर रहा है, इस बैटरी की वजह से, इस सेल की वजह से I1 फ्लो कर रहा होगा, यहां से I2 फ्लो कर रहा होगा, और मिला जुला के यहां से इनके अंदर मान लेते हैं I3 फ्लो कर रहा है, नाम रख लिया हमने, ये I3 करंट फ्लो कर रहा होगा। किसी को दिक्कत है इसमें करंट्स के लिए, करंट की डायरेक्शन में किसी को दिक्कत, पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर निकल रहा होगा, नेगेटिव की तरफ अप्रोच कर रहा होगा I2 ही, है ना। पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर निकल रहा होगा, नेगेटिव की तरफ सेम करंट अप्रोच कर रही होगी, यही वाली I1, ऐसे ही रहेगा, इसमें किसी को दिक्कत। I3 यहां से निकला, यहां से भी I3 सेम ही निकलेगा, करंट में तो कोई फर्क आता नहीं है रेजिस्टेंस के थ्रू निकलते हुए, वो पोटेंशियल होती है जिसका ड्रॉप होता है, करंट में तो कुछ फर्क नहीं आएगा। तो ये करंट्स के डायरेक्शन में तो किसी को दिक्कत नहीं है बच्चा, किस तरीके से बनाई है मैंने नंदनी, पक्का सबको क्लियर है। अब एक काम करते हैं, इधर देखो बच्चा, आर्या पहला सर्किट सेलेक्ट कर रहा हूं मैं, ABEF, कहां से स्टार्ट करूं। देखो पहले लूप के लिए, फॉर लूप या सर्किट ABEF, अभी पता चल जाएगा, मुझे प्रूफ करना है या मुझे इक्वेशंस निकालनी है जिसके अंदर टोटल ईएमएफ का सम टोटल IR के इक्वल आ जाए, यही हमारा लूप लॉ है, तो वही बनाना है। अब उनमें अगर मेरे पास कोई वैल्यू अननोन हो, कोई वैल्यू गिवन हो, तो इक्वेशंस बनती जाएंगी, लास्ट में मैं उन इक्वेशंस को सॉल्व कर लूंगा, मेरा रिजल्ट आ जाएगा, है ना। अब देखो पहले फर्स्ट लूप के अंदर ABEF, ठीक बात है, मैंने पहले ऊपर वाला लूप सेलेक्ट कर लिया। अब मैं किस पॉइंट से स्टार्ट करूं वो बताओ, A से स्टार्ट कर लें, चलो A से स्टार्ट कर लिया। हाँ जी प्रांजल भाई साहब, क्लॉकवाइज चलो एंटी क्लॉकवाइज चलो, एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, ठीक है। तो मैं तुमसे इस तरीके से क्यों पूछ रहा हूं, मैं ये दिखाना चाहता हूं कि हमारी कोई प्रेफरेंसेस नहीं है, कोई ऐसा फिक्स रूल नहीं है, अपनी अपनी इंडिविजुअल प्रेफरेंसेस हैं, कोई A से स्टार्ट करे, F से करे, E से करे, B से करे, कोई क्लॉकवाइज घूमे, एंटी क्लॉकवाइज घूमे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अभी जैसा तुमने कहा A से स्टार्ट करते हैं और एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, है ना। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब मैं इस तरीके से घूम जाऊंगा, A से होते हुए B, B से E, E से F, F से ऐसे जाऊंगा।
जब मैं ए से बी के बीच में आया, क्या कोई रेजिस्टेंस था? नहीं था, कुछ लिखने की जरूरत नहीं। अब मैं इधर से आया, इधर इसके अंदर करंट क्या आ रही है? I3, किसके अक्रॉस? R3 के अक्रॉस। मुझे लिखना क्या है? पोटेंशियल। पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा? I3 इंटू R3 होगा कि नहीं? पोटेंशियल ड्रॉप यही होता है, करंट इंटू रेजिस्टेंस। I3 R3 हुआ। अब यहां से जाके ऊपर गए, EF के अंदर कोई किसी तरह का रेजिस्टेंस नहीं है, यहां से चलते हुए क्या आया बच्चा? रेजिस्टेंस R1, करंट I1। अब जिस डायरेक्शन में करंट थी उसी डायरेक्शन में हम चल रहे हैं तो पॉजिटिव आ गया। और इधर से ही चलते हुए अब मुझे क्या मिला? बैटरी सेल। सेल का कौन सा टर्मिनल मिला मुझे पहले? माइनस, तो माइनस E1 एंड दिस इज इक्वल्स टू 0। दिस मस्ट बी इक्वल्स टू 0। किसी को परेशानी? या मैं इस EMF को उधर भेज दूं, I3 R3 प्लस I1 R1 इज इक्वल टू E1, फर्स्ट इक्वेशन। किसी बच्चे को दिक्कत है इसमें? बिल्कुल ठीक है। अब नेक्स्ट सर्किट सेलेक्ट करते हैं। गोविंद भाई साहब, BCDE किसके लिए कर रहे हैं हम? फॉर लूप BCDE। कौन से पॉइंट से स्टार्ट करूं? हाँ, बी से ही, चलो बी से स्टार्ट कर लेते हैं। हाँ जी अश्मीत भाई साहब, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज कहां चलो? क्लॉकवाइज चल पड़े। अब जब मैं बी से क्लॉकवाइज चलूंगा तो मैं कहां जा रहा हूं? इस डायरेक्शन में। I3 R3 सेम करंट की डायरेक्शन में जा रहा हूं तो क्या आएगा? पॉजिटिव। अब इधर से गया ED, कोई रेजिस्टेंस नहीं है, कुछ नहीं लिखना। इधर फिर सेम करंट की डायरेक्शन, तो ये क्या है? I2 R2 में से जा रहा था, I2 R2। और इधर आते हुए फिर वही नेगेटिव टर्मिनल टकराया, E2 इज इक्वल टू 0। तो I3 R3 प्लस I2 R2 इज इक्वल टू E2, सेकेंड इक्वेशन। किसी को दिक्कत? डन है। अब एक काम करते हैं, बड़ा सर्किट पकड़ लेते हैं, AFDC। किसके लिए हम कर रहे हैं? फॉर लूप AFEDCBA। डन है ये। पूरे बड़े वाले लूप के लिए हम पहुंच गए हैं। आदित्य भाई साहब कहां से शुरू करें? ए से शुरू कर लेते हैं फिर से। ए से शुरू करके यशिका कहां चले? क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज ही चलते हैं। चलो ए से शुरू हुए और क्लॉकवाइज चले, तो देखो जैसे ही ए से मैं क्लॉकवाइज चला, पहले मेरे को सेल मिला। सेल का कौन सा टर्मिनल? पॉजिटिव, प्लस E1। ठीक है, वो प्लस लिखते नहीं है, वो सिर्फ बताने के लिए लिख रहा हूं, वरना पता ही है पॉजिटिव नहीं लिखेंगे। E1 आ गया। अब यहां से जब मैं इधर को चला तो मेरी डायरेक्शन करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में है कि नहीं? करंट इधर आ रही है, मेरी डायरेक्शन उधर है, मतलब यहां पे जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा मेरी रेफरेंस के हिसाब से नेगेटिव में आएगा, माइनस I1 आ रहा है। ये नेगेटिव समझ में आया कि जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रही थी उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर मेरी अप्रोच है तो जो पोटेंशियल ड्रॉप आएगा IR, वो क्या आएगा? नेगेटिव। क्लियर है ये? हाँ जी, समझ में आया बच्चे सबको? अब यहां से होते हुए मैं नीचे आया। नीचे आते हुए देखो जिस डायरेक्शन में करंट जा रही है I2, उसी डायरेक्शन में मेरी डायरेक्शन है, तो क्या लिखूंगा? प्लस I2 R2। और इधर से आते हुए कौन सा टर्मिनल में? नेगेटिव, माइनस E2 इज इक्वल टू 0। किसी को दिक्कत? अब E1 E2 अगर मैं उस साइड भेज दूं तो क्या लिखूंगा मैं? I2 R2 माइनस I1 R1 इज इक्वल टू E2 माइनस E1। ये थर्ड इक्वेशन बन गई। ये तीन इक्वेशन बनी कि नहीं? अब अगर तुम ध्यान से देखो, टोटल EMF इज इक्वल टू टोटल IR, टोटल EMF इज इक्वल टू टोटल IR, टोटल EMF इज इक्वल टू टोटल IR। ये बात समझ में आ रही है? यही हमारा लूप लॉ होता है, यही हमने उसमें किरचॉफ सेकंड रूल के अंदर पढ़ा है। और अब प्रांजल वाला क्वेश्चन था जो कि भाई करें क्या इससे, ये तो हमने कर दिया, अब करें क्या? एक्चुअल में क्या होगा? किस रेजिस्टेंस की वैल्यू गिवन होगी, कोई करंट गिवन होगा, कोई एक EMF गिवन होगा, किसी एक चीज की निकालनी होगी। तीन इक्वेशन है, तीन वेरिएबल हो, आराम से सॉल्व कर सकते हैं। चार इक्वेशंस होंगी, चार वेरिएबल्स होंगे, सॉल्व हो सकते हैं। ये हमें 10th में पता चल गया था, जितने वेरिएबल उतनी इक्वेशन चाहिए होती हैं। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है तो एक इक्वेशन से सॉल्व होगा, दो वेरिएबल्स है तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स चाहिए थे, है ना? दो वेरिएबल्स आते थे तो दो इक्वेशन चाहिए तब सॉल्व होगा। ऐसे ही किसी क्वेश्चन में अगर तीन वेरिएबल्स दे रखे हैं तो डेफिनेटली वहां तीन कंडीशंस मिलेंगी जिनको यूज करके हम तीन इक्वेशंस बनाएंगे और सॉल्व कर देंगे। कोई परेशानी बचा? ठीक है, तो यहां पर अब देखो
इसके अंदर जब हमने किया तो क्या किया है, सेम इसी तरीके से लूप लगा के सिग्मा ऑफ ई ई टू माइनस ई वन इज इक्वल टू आई टू आर टू माइनस आई वन आर वन। और ध्यान से देखो हमने आपस में बोर्ड पे और इस स्क्रीन वाले में कोई रिलेट नहीं किया, मैंने कोई ऐसा नहीं किया था कि हाँ डिटो सेम तरीके से चलाते हैं, लेकिन वो होगा ही अपने आप। फाइनल इक्वेशंस जो बनेंगी, फाइनल रिलेशंस जो बनेंगे वो सेम बनेंगे। तो सिग्मा ऑफ ई इज इक्वल टू सिग्मा ऑफ आई आर, नेक्स्ट के लिए सिग्मा ऑफ ई इज इक्वल टू सिग्मा ऑफ आई आर, एंड सेम गोज फॉर द थर्ड सर्किट, सिग्मा ऑफ ई इज इक्वल टू सिग्मा ऑफ आई आर। डन है। यहाँ पे मैंने बस ये कोशिश करी थी ब्लू कलर से ब्लू लूप बनाने की, पर्पल से पर्पल एंड ऑरेंज से ऑरेंज, वो बस रिलेट कराने के लिए। डन है, क्लियर है बच्चा। अब इसी के बेसिस पे हम एक काम करते हैं, एक दो न्यूमेरिकल करते हैं। ये वाला न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करते हैं बच्चा, इस वाले न्यूमेरिकल को एक बार अटेम्प्ट करो। ये दिख रहा है, पहले एक काम करो, ये क्वेश्चन नोट डाउन कर लो चाहे, फिर मैं इसका जो सर्किट डायग्राम है वो थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। और हाँ, सर्किट डायग्राम भी क्यों दिखाना, क्वेश्चन में बोला है ड्रॉ दिस सर्किट डायग्राम, खुद बनाना है। कोशिश करो बच्चा, फिर मैं कराता हूँ, अटेम्प्ट करो जल्दी से इसे। ये वाला जो क्वेश्चन है इसके अंदर तुमने सबने अपने अपने सर्किट डायग्राम्स बना लिए। 2 सेल्स हैं जिसकी ईएमएफ 1.5 है, 2 वोल्ट है। दो नॉन आइडेंटिकल सेल, दोनों की इंटरनल रेजिस्टेंस 1 और 2 ohms, connected in parallel so that as to send a current in the same direction through external resistance 5 ohms। यही था सर्किट डायग्राम बनाना। सबसे पहले सर्किट डायग्राम देखते हैं, क्या सबका सर्किट डायग्राम ऐसा बना? बिल्कुल सेम बना है। इसके अंदर अगर क्वेश्चन के हिसाब से हम चलें, डिस्कस करें तो क्या था बच्चे, आपस में डिस्कशन बंद करो, अब ध्यान दो। हमारे पास 2 सेल थे इस टाइप से, एक 1.5 एक और 2 वोल्ट का, दोनों के अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस थी 1 ohm और 2 ohm रिस्पेक्टिवली। दोनों को मिला जुला के हमने जो कनेक्ट किया हुआ है वो 5 ohm के एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से कनेक्ट किया हुआ है। और दोनों ने क्या बोला था, दोनों की तरफ से जो डायरेक्शन ऑफ करंट आएगी वो सेम डायरेक्शन में होनी चाहिए। यही सब हो रहा है, परफेक्ट सर्किट बन गया। अब इसके अंदर हमारे पास इन्होंने निकालने को क्या बोला सर्किट बनने के बाद, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है यूजिंग किरचॉफ्स रूल्स कैलकुलेट करंट थ्रू ईच ब्रांच ऑफ द सर्किट। मतलब आई निकालना है, I1 और I2, और अगली कौन सी निकलेगी I3। I3 में क्या आएगा, I1 प्लस I2 आने वाला है ना। सर्किट के अकॉर्डिंगली देखो, यहां से जो करंट जा रहा है ये क्या है बेटा I1, ये जो करंट जा रहा है ये क्या जा रहा है I2, और ये दोनों अगर सेम डायरेक्शन में हैं तो I1 प्लस I2 इधर आ रहा है कि नहीं। तो ओवरऑल 3 लूप मेरे पास बन सकते हैं, एक ऊपर वाला है ना। 3 लूप कौन कौन से बन सकते हैं बच्चा, देखो मेरे पास एक तो ये वाला लूप बन सकता है पहला, फिर एक नीचे वाला बन सकता है दूसरा, और एक बन सकता है अगर मैं बनाना चाहूं तो ये बड़े वाला। वो अलग बात है मेरे को बड़े वाले की जरूरत पड़ेगी कि नहीं, क्यों, अगर जो 2 लूप बन रहे हैं दैट मींस 2 ही वेरिएबल है I1 और I2, वैसे भी 2 लूप हैं, 2 इक्वेशंस बनेंगी, E1 E2 की वैल्यूज हैं, तो मैं 2 ही इक्वेशन से सॉल्व कर लूंगा कि नहीं। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, 2 इक्वेशंस 2 ही वेरिएबल सॉल्व हो जाएंगे। चलो अब एक एक करके बनाना शुरू करते हैं। इसमें काम करते हैं बच्चे, सबसे पहले कहां से शुरू करें, पहले वाले ऊपर वाले सर्किट से स्टार्ट कर लेते हैं। जो हमारा ग्रीन वाला सर्किट है उसके लिए बनाते हैं। कहां चले, हाँ जी जस्टिन बच्चा, कहां से स्टार्ट करें, एफ से स्टार्ट कर लेते हैं। कहां, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज चल पड़ते हैं। तो जब मैं एंटी क्लॉकवाइज चलूंगा तो मेरे पास एंटी क्लॉकवाइज चलते हुए इस डायरेक्शन में ऐसे करके घूमना है, ऐसे घूमना है। तो देखो एफ से स्टार्ट होते हुए मैं जब चला इधर को, बच्चे जिस डायरेक्शन में करंट जा रही है उसी डायरेक्शन में मैं जा रहा हूं, तो करंट कितनी है I1, रेजिस्टेंस कितनी आई है 1 ohms की इंटू 1, डन। और अब मैं जब आगे चला मेरे पास ईएमएफ मिली सेल की कितनी, नेगेटिव टर्मिनल, तो यहां पे मैं क्या लिख दूंगा, -1.5 लिख दिया। इधर से आते हुए अब इधर आया, और यहां पे आने के बाद मैं इस साइड जा रहा हूं, इस साइड जाते हुए मुझे क्या मिला, एक और सेल, उस सेल का जो टर्मिनल है मुझे कौन सा मिला, पॉजिटिव, तो क्या लिखें +2। किसी को दिक्कत। अब उधर से जाते हुए मैं करंट की ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा हूं, करंट मेरे पास कहां जा रही है, करंट उधर को जा रही है ना। करंट कहां जा रही है, करंट उधर को जा रही है, मेरी अप्रोच उस साइड है, तो मैं करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में हूं, तो यहां मैं क्या लिख दूं, -2 × I2।
है ना, 2 ohms इंटू I2 लिख दिया और इसी के साथ में पूरे F तक पहुंच गया वापस, तो टोटल मिला के एल्जेब्रिक सम 0 होना चाहिए, यही लूप लॉ था। वैल्यू सब्स्टिट्यूट हुई तो क्या हुआ बच्चे, देखो जरा, ठीक है, जब हमारे पास वैल्यू आई तो I1 माइनस 2I2 इज इक्वल टू 3, फर्स्ट इक्वेशन, किसी को दिक्कत, सॉर्टेड। ऐसे ही अब नीचे वाले सर्किट के अंदर बनाते हैं। अब नीचे वाले में यूवल बचा, बताओ जरा, इस नीचे वाले में कहां से स्टार्ट करो, डी से स्टार्ट कर लेते हैं, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज कर लेते हैं। चलो देखो, डी से स्टार्ट कर रहा हूं और मैं क्लॉकवाइज आ रहा हूं ऐसे, तो जब मैं डी से स्टार्ट कर रहा हूं तो यहां से चलते हुए करंट की डायरेक्शन कहां आ रही है, देखो I1 प्लस I2 तो ऑपोजिट थी, मैं करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा हूं, तो 5 टाइम्स ऑफ I1 प्लस I2 आया कि नहीं, कहां पे बचा, 1.5 इंटू 2 क्या होता है, अच्छा यहाँ सॉरी प्लस है ये, सॉरी फिर तो मैंने गलत लिख दिया यहाँ पे भी, ध्यान नहीं दिया मैंने, देखो जरा, वो मेरे को लगा वो मल्टीप्लाई, मैं गलती से सोच गया, तो 1.5 प्लस 2 कितना आया, ये कितना आ गया बच्चे हमारे पास 0.5, उधर गया तो नेगेटिव 0.5, ऐसा आया, ठीक बात है, डन है, ध्यान देते रहना बच्चे। अब देखो नीचे वाले सर्किट में हमारे पास क्या आ रहा है, 5 टाइम्स ऑफ I1 प्लस I2 विद नेगेटिव साइन, क्योंकि मैं करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में गया था। अब यहां से जाते हुए मेरे को टर्मिनल कौन सा मिला, पॉजिटिव, तो +2, करंट क्या जा रही है, अब देखो मेरी फिर अप्रोच इस करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो यहां पे मैं क्या लगाऊंगा, -2I2, और इधर से आते हुए वापस अपने डी पॉइंट पे पहुंच गया, तो इक्वल्स टू 0, लूप कंप्लीट हो गया। जब यहां तक हम पहुंच गए हैं तो वैल्यूज ब्रैकेट ओपन करो, -5I1 -5I2 -2I2 +2 इक्वल्स टू 0, क्या आया, -5I1 -7I2, कैलकुलेशंस देखते रहना बच्चा, है ना, तो ये हमारे पास क्या आया, 5I1 +7I2 इज इक्वल टू 2, यही बन गया, माइनस कॉमन लेके रीअरेंज किया, ये मेरे पास सेकंड इक्वेशन बन गई। अब एक बात बताओ बच्चा, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, मेरे पास 2 वेरिएबल है I1 I2, 2 वेरिएबल है I1 I2, 2 ही इक्वेशन से मैं सॉल्व कर सकता हूं कि नहीं, थर्ड लूप लेने की जरूरत नहीं है अब यहाँ पे, क्लियर है, कोई बच्चा जिसको इसमें परेशानी हो, सिंपल है, कौन सा बेटा, ये कहाँ, ये 7I2 नाम रखा है बस, I1 और I2 जो नाम रखा है, ये ठीक है, वो भी सही, समझ में आ गया बच्चा, ये न्यूमेरिकल से अटेम्प्ट कर सकते हो, काफी ज्यादा रेलेवेंट है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे अटेम्प्ट करेंगे, नहीं आएगा तो नेक्स्ट क्लास में डाउट्स के साथ मिलेंगे, ठीक है, ये सारे क्वेश्चन करने हैं। अब इसके बाद हमारे पास आता है बच्चा व्हीट स्टोन ब्रिज प्रिंसिपल। देखो बच्चा, हमारे पास जो अब टॉपिक है वो क्या है, व्हीट स्टोन ब्रिज। व्हीट स्टोन ब्रिज के अंदर क्या रहता है, ध्यान से देखो बच्चा, Wheatstone bridge is an arrangement of 4 resistance in form of a bridge which is used for measuring one unknown resistance in terms of other 3 known resistance। मैंने Wheatstone bridge का पहले कभी एक बार नाम लिया था जब मैंने तुम्हें कैपेसिटेंस का क्वेश्चन कराया था। उस कैपेसिटेंस का क्वेश्चन कराते हुए एक बीच में ऐसा कैपेसिटर आया था जो हम सर्किट डायग्राम में ड्रॉ नहीं कर पा रहे थे, तो मैंने उस वक्त कहा था कि उसको जब हमने किसी तरीके से वापस से बनाया तो मैंने कहा था ये व्हीटस्टोन बन गया, और अगर ब्रिज बैलेंस्ड है तो वो बीच वाले जो अपना कैपेसिटर है उसको ओपन सर्किट की तरह ट्रीट करते कि उसके थ्रू करंट नहीं जाती। ये एग्जैक्टली वही वाला है, अब उसी को हम समझते हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज बेसिकली होता क्या है बच्चा, एक जनरल अरेंजमेंट है, ऐसी अरेंजमेंट जिसके अंदर इस सर्किट को अगर ध्यान से देखो, बहुत बेसिक सी चीज है, कोई टफ नहीं है। इसमें हमारे पास 4 रेजिस्टर्स हैं, इन 4 रेजिस्टर्स में से कोई 3 की वैल्यू मेरे पास होगी, चौथा अननोन होगा। उस चौथे अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालने के लिए हम व्हीटस्टोन का यूज करते हैं। अब इसमें देखो, ये जो लगाया हुआ है, ये क्या लगा हुआ है, रियोस्टैट, ये पता है सबको। अगर मैं रेजिस्टेंस के साथ एरो हेड लगा देता हूं तो मतलब इसका मतलब ये क्या होता है, रियोस्टैट, वेरिएबल रेजिस्टेंस। अब वेरिएबल रेजिस्टेंस रियोस्टैट का मतलब मैं अपनी मर्जी से जितनी मर्जी रेजिस्टेंस उसकी मैनेज कर सकता हूं। बाकी के ये 3 रेजिस्टेंस हैं जिनमें से लेट अस अज्यूम R और S की वैल्यू मुझे पता है और मुझे Q निकालना है, तो मैं निकाल सकता हूं। वो कैसे निकलेगा उसके बारे में समझते हैं। पहली बात,
मैंने अभी क्या बोला, मैं रियोस्टैट की रीडिंग अपने हिसाब से मैनेज कर सकता हूं। अब मैनेज क्यों करनी है भाई, ऐसा क्या जरूरत है, मैं कोई एक रेजिस्टेंस ही लगा देता। एक्चुअल में इस सर्किट के अंदर ए बी, बी सी, सी डी और डी ए 4 अलग अलग रेजिस्टर्स लगाए हैं और बीच में हमने लगाया गैल्वेनोमीटर। बीच में हमारे पास क्या बचा, गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर के थ्रू करंट जाएगी तो ऑब्वियसली गैल्वेनोमीटर भी कुछ ना कुछ रीडिंग शो करेगा, ऐसे ही रहेगा। अगर गैल्वेनोमीटर के थ्रू कोई रीडिंग जाएगी मतलब करंट का फ्लो होगा तो गैल्वेनोमीटर कुछ ना कुछ डिफ्लेक्शन शो करता रहेगा। अब मेरे को इस तरीके से इस रियोस्टैट की वैल्यू मैनेज करनी है, इस रियोस्टैट की रेजिस्टेंस वो वाली मैनेज करनी है जिससे कि गैल्वेनोमीटर के थ्रू करंट आनी बंद हो जाए और गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन जीरो हो जाए। अगर ऐसा होगा, एक उस कंडीशन में जब गैल्वेनोमीटर के थ्रू कोई करंट ना जाए, आईजी की वैल्यू, आईजी क्या है, करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर, अगर ये जीरो हो जाती है तो हम क्या कहेंगे, उस सर्टेन कंडीशन में ये जो ब्रिज है वो बैलेंस्ड हो जाता है। उस कंडीशन में क्या होता है, ये जो ब्रिज है वो बैलेंस्ड हो जाता है और बैलेंस्ड होने के बाद हम इस पे किरचॉफ्स सेकंड जो लूप लॉ है वो लगा लेते हैं और वो लगा के हम इन पी क्यू आर एस के बीच में रिलेशन डिराइव करेंगे। वो जो रिलेशन डिराइव होके आना है वो ये आना है P बाई क्यू इज इक्वल टू R बाई S। इन 4 में से कोई एक अननोन है, 3 नोन वैल्यूज है, क्रॉस मल्टीप्लाई, रीअरेंजमेंट, सीधा आंसर है ना। कंसेप्ट समझ में आया, करना क्या नंदिनी जी, फिर से सुनो मैंने क्या बोला। व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है, एक सिंपल अरेंजमेंट है 4 रेजिस्टर्स की, जिसके तरीके से हम क्या करते हैं, उन 4 रेजिस्टर्स में से कोई 3 नोन रेजिस्टर होंगे, चौथा अननोन रेजिस्टर होगा और हम उसके अंदर इस तरीके से रेजिस्टेंस की वैल्यू मैनेज करते हैं कि वो ब्रिज बैलेंस्ड हो। और ब्रिज बैलेंस्ड कब होता है, जिस टाइम पे हमारे पास गैल्वेनोमीटर की रीडिंग जीरो होती है, गैल्वेनोमीटर के अंदर डिफ्लेक्शन ना हो। क्लियर है, अभी मैं करके दिखाता हूं, आगे पता चलेगा। डन है, देखो एक बार शुरू करते हैं। पहले व्हीटस्टोन प्रिंसिपल पकड़ते हैं। व्हीटस्टोन प्रिंसिपल क्या है बच्चा, अकॉर्डिंग टू व्हीटस्टोन प्रिंसिपल it states that if 4 resistance P, Q, R and S are connected to form a bridge and bridge is balanced मतलब गैल्वेनोमीटर जब जीरो डिफ्लेक्शन शो करेगा then P by Q is equal to R by S। सिंपल है, ये बात समझ में आई है। एक बार ये लिखो और ये सर्किट डायग्राम बनाने की कोशिश करो, फिर साथ साथ में मैं बनाता हूँ बोर्ड पे। हाँ देखो बच्चे, सबने ये डायग्राम बना लिया है ना, सर्किट डायग्राम सबने बना लिया। इसमें देखो एक काम करते हैं, अब यहां से ना करंट का फ्लो स्टार्ट करते हैं। जैसे करंट का जिस तरीके से हमने पिछले न्यूमेरिकल्स में किया, क्वेश्चंस में किया, वैसे ही करंट का फ्लो स्टार्ट करेंगे। एक बार पहले यहां से देखो गया आई, इधर से जो करंट गया ये जंक्शन आ गया जहां से रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इस पॉइंट से करंट रीडिस्ट्रीब्यूट हुआ तो यहां मैंने I1 और यहां मैंने I2 लिख लिया, किसी को परेशानी। अब यहां पे I1 में आने के बाद B पॉइंट पे फिर जंक्शन है, रीडिस्ट्रीब्यूट होगा, तो मान लेते हैं गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस करंट क्या आया है, IG। अभी हमारा ब्रिज बैलेंस्ड नहीं है, हम क्या बोल रहे हैं कि अभी कंडीशन रखेंगे बैलेंस वाली। अभी IG आ गया, अगर IG आ गया है तो यहां क्या हुआ, बची हुई करंट I1 माइनस IG। टोटल I1 थी, अगर IG इधर गई तो I1 माइनस IG इधर आई कि नहीं। इधर से I2 आई, उधर से IG आई, दोनों मिलके इधर ऐड ऑन होके आ गई तो कितनी बनी, I2 प्लस IG। I2 को भी एक काम करते हैं, ये लो I2 को भी I माइनस I1 लिख लेते हैं, मिनिमम वेरिएबल्स हो जाएंगे, ये भी बात ठीक है। तो यहां पे हमारे पास क्या बना, I माइनस I1 प्लस IG, ये बना यहां से। और ये करंट और ऊपर वाली करंट मिलके जब दोनों को प्लस करोगे तो ध्यान से देखो सारा कट के I बच गया और ये I वापस से सर्किट के अंदर कंटिन्यू हो गया। किसी को परेशानी, बिल्कुल ठीक है। करंट का डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आ गया बच्चा। अब इसके अंदर होता क्या है, हमारे पास जो मैंने बोला था, देखो इसके अंदर मैंने नाम क्या रखे हुए हैं, यहाँ पे मैंने P रखा हुआ है, ये मैंने Q रखा हुआ है, ये मैंने R रखा हुआ है, इसका नाम मैंने S रखा हुआ है। PQRS ऐसे रखे हुए हैं। इसमें P जो है वो वेरिएबल रेजिस्टेंस वाला है। वेरिएबल रेजिस्टेंस मतलब रियोस्टैट है। रियोस्टैट अलग अलग तरीके के होते हैं, एक होता है स्लाइड वायर वाला होता है, एक सिलेंडर सा होता है जिसके ऊपर एक इस तरीके से कुछ लगा होता है कि अगर उसको मैं शिफ्ट करता रहूंगा जहां जहां पे, उस हिसाब से वो रेजिस्टेंस देता रहेगा। और एक होता है, एक बॉक्स होता है रेजिस्टेंस बॉक्स, जिसके अंदर कीज होती हैं, जिसको मैं जितना निकालता रहूंगा
नंबर ऑफ कीज निकालते रहो, उतनी उतनी रेजिस्टेंस वो ऑफर करता रहता है। तो हमारे पास वो वेरिएबल रेजिस्टेंस का क्या लॉजिक है कि मैं जैसे जैसे इसकी पी की रेजिस्टेंस चेंज करता रहूंगा, एक सर्टेन सिचुएशन ऐसी आएगी जिसमें ये ब्रिज बैलेंस हो जाएगा। और जब ये ब्रिज बैलेंस होगा हमें पता कैसे चलेगा, जैसे गैल्वेनोमीटर के अंदर अगर कोई डिफ्लेक्शन शो हो रही थी, डिफ्लेक्शन क्यों आएगी, क्योंकि ये जो गैल्वेनोमीटर है इसके थ्रू आईजी जा रही है और आईजी करंट की वजह से डिफ्लेक्शन है। तो अंडर द बैलेंस्ड कंडीशन कोई सर्टेन पी की एक फिक्स वैल्यू के लिए आईजी जीरो हो जाएगा। जब आईजी जीरो हो जाएगा तो हम क्या कहेंगे कि ये ब्रिज बैलेंस्ड है। हम अब एक काम करते हैं, पहले एक एक सर्किट के लिए क्या लगाना शुरू करते हैं, अपना जो हमने अभी किरचॉफ्स रूल लगाया था वो लगाना शुरू करते हैं। ठीक बात है बच्चा, आओ शुरू करें। पहला ए बी डी ए, इसके लिए लगा ले। बाकी देखो ऐसा है, मैं फिर बता रहा हूं भाई, कोई जरूरी नहीं है कि मेरे वाला ही लगाना है, तुम्हें जो जो सर्किट जहां जहां दिखता है उसके लिए लगा सकते हो और हर किसी के लिए वैलिड आंसर आएगा, सेम पे ही पहुंचेंगे। ठीक है, अभी हम एक बार इसी के लिए लगा लेते हैं ए बी डी ए, ए बी डी ए। अब देखो जब मैं ए बी डी ए के लिए स्टार्ट कर रहा हूं, ए से स्टार्ट कर लेते हैं और कैसे घूम जाते हैं, ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल पड़ते हैं। ए से जब मैं बी की तरफ गया तो क्या आया बच्चा, सेम करंट की डायरेक्शन में रेजिस्टेंस है पी, I1 पी यहां। ठीक है, देखो तो यहां पे हमारे पास ए बी डी ए के अंदर जब मैं यहां से चला ए से बी की तरफ तो हमारे पास करंट की डायरेक्शन में सेम गया था, तो I1 पी आ गया जो पोटेंशियल ड्रॉप हुआ होगा। और यहां से आते हुए नीचे क्या आया, IG। और गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस का नाम रख लेते हैं, मान लो जी बच्चे लास्ट में शोर कम, तो हमारे पास IG इंटू जी ये आ गया। और यहां से आते हुए मैं डी पॉइंट से ए की तरफ जाऊंगा। अब देखो यहां करंट की डायरेक्शन कि मैं ऑपोजिट साइड जा रहा हूं, तो क्या आएगा, माइनस ऑफ I माइनस I1 इंटू आर। किसी को दिक्कत, एंड दिस इज इक्वल्स टू जीरो। बिल्कुल ठीक है, पहली इक्वेशन रख लेते हैं इसे, या रीअरेंज करना है तो थोड़ा बहुत कर लो, वरना फर्स्ट इक्वेशन आ ही गई है, ये बाद में देखेंगे, रीअरेंजमेंट छोड़ो अभी। डन। सेम हम एक काम करते हैं, इस सर्किट के अंदर डाल देते हैं। हमारे पास क्या है, फॉर बी सी डी बी, इसके लिए भी हम क्लॉकवाइज चल पड़ते हैं। तो बी से जब सी की तरफ आया, सेम करंट की डायरेक्शन I1 माइनस IG टाइम्स Q प्लस, प्लस नहीं, यहां करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहा हूं बच्चे मैं, सी से डी आते हुए, तो यहां पे क्या आ जाएगा, माइनस I माइनस I1 प्लस IG टाइम्स S। डन है। अब इधर से गया वापस करंट की ऑपोजिट डायरेक्शन में, माइनस IG इंटू जी, एंड दिस इज इक्वल्स टू जीरो। किसी को परेशानी, ठीक है। अब अंडर द बैलेंस्ड कंडीशन, देखो सर्किट और भी है हमारे पास, कि मैं इधर से इस लूप को ले लूं, मैं इधर से इस लूप को कंसीडर कर लूं, पर वो जरूरत नहीं पड़ेगी हमें। अब इनके अंदर अगर मैं बात करूं अंडर बैलेंस्ड कंडीशन, IG की वैल्यू तो जीरो डालनी है, एक बार डाल दो दोनों में। फर्स्ट इक्वेशन में डालो IG की वैल्यू जीरो, तो क्या हुआ, I1 P ये तो हट ही गया, माइनस I माइनस I1 इंटू आर इज इक्वल टू जीरो। या मैं इसको ऐसे लिख दूं, इसको उधर भेज देते हैं, I1 P इज इक्वल टू I माइनस I1 इंटू आर। डन, ये लिख लेते हैं, इसका नाम रख लेते हैं फर्स्ट। अब ये सेकंड वाले में IG की वैल्यू जीरो डालो, I1 माइनस IG जीरो हो गया, तो टाइम्स Q माइनस I माइनस I1 इंटू S, क्योंकि IG जीरो हो गया तो, और ये IG खत्म, तो इक्वल्स टू जीरो। या मैं इसको इधर भेज दूं तो क्या आएगा, I1 टाइम्स Q इज इक्वल टू I माइनस I1 टाइम्स S। ये सेकेंड, एक काम करो फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को डिवाइड कर दो। जब मैं फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को डिवाइड कर रहा हूं तो क्या आ रहा है, देखो अगर मैं इन्हें डिवाइड कर देता हूं, I1 से I1 कट गया, I माइनस I1 कट गया, तो P बाई Q इज इक्वल टू R बाई S। दिस इज व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल। किसी को दिक्कत, डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत सीधा सा और इजी सा कंसेप्ट है। डन है बच्चे, नोट डाउन कर लो एक बार फटाफट से। देखो बच्चे अब हमारे पास क्या आता है बच्चा, स्लाइड वायर या मीटर ब्रिज। लैब के अंदर मेनली प्रैक्टिकल्स के अंदर 12th क्लास में ये कराया जाएगा, इजी होता है। इस टाइप की कुछ तुम्हारी अरेंजमेंट होती है स्लाइड वायर ब्रिज की, इसी को तुमने यूज किया होगा। और ऐसा सही कोई रियोस्टैट मेनली लैब्स के अंदर अवेलेबल होता है जिसकी कीज निकालते हैं। यहाँ पे अगर तुम ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे ना
दो तीन चीजें हैं। ये हमारे पास बैटरी है, गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, ये जो नीचे दिख रहा है स्केल दिख रहा है, इस स्केल की के साथ साथ में ना एक वायर जाता होता है, और यहां पर एक ये दिख रहा है टर्मिनल, दो टर्मिनल्स के बीच में मैंने क्या लगाया हुआ है, रियोस्टैट, और यहां दो टर्मिनल्स के बीच में एक अननोन रेजिस्टेंस हम कनेक्ट करते हैं, जिस वायर की मुझे रेजिस्टेंस निकालनी है। यहां पे इनके बीच में एक अननोन रेजिस्टेंस जिसकी मुझे रेजिस्टेंस निकालनी है वो कनेक्ट कर लेते हैं। और बाकी के दो कहां हैं? फिर चार रेजिस्टेंस होते थे ना टोटल, एक ये आ गया जो हमारा रियोस्टैट है, एक ये आ गया जो अननोन रेजिस्टेंस है, तो बाकी के दो आएंगे ये जो मैंने बोला कि इस स्केल के साथ साथ में जो एक वायर जारी होती है जिसकी कोई सर्टेन रेजिस्टेंस है। ये हमारे पास क्या होता है बच्चे? जॉकी। इस जॉकी को हम यहां वहां शिफ्ट करते होते हैं, इसमें हम रियोस्टैट का कम यूज कर रहे हैं। रियोस्टैट से हमने एक सर्टेन रेजिस्टेंस निकाल दिया, दिख रहा है तुम्हें यहाँ पे? अगर इसके अंदर देखो तो यहाँ पे एक पार्ट मिसिंग है, वो निकाल दिया, इसका मतलब इतने अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस ये अब ऑफर कर रहा होगा। अब हम क्या करेंगे इसके अंदर, मैं इस जॉकी को मूव करना शुरू करूंगा, स्लाइड करना शुरू करूंगा, यहां एक सर्टेन पॉइंट पर आकर गैल्वेनोमीटर की रीडिंग क्या आ जाएगी? जीरो हो जाएगी। तो जिस पॉइंट पर गैल्वेनोमीटर की रीडिंग जीरो हो गई, मतलब उस पॉइंट पे मीटर क्या है, ये पूरा अपना मीटर ब्रिज बैलेंस्ड हो गया। अब जहां बैलेंस हुआ उसके इधर वाली रेजिस्टेंस एक हो गई, इधर वाली रेजिस्टेंस एक हो गई, तो 1 2 3 और 4 रेजिस्टेंस बैलेंस्ड है। PQRS का कंसेप्ट बन गया, और सीधा सीधा हमारे पास स्लाइड वायर ब्रिज में हम व्हीटस्टोन प्रिंसिपल लगा देते हैं। समझ में आया? इसी को मैंने इस तरीके से बनाया हुआ है, तो ये बात समझ में आई अब है क्या? ये जो रियोस्टैट था, ये जो अननोन रेजिस्टेंस थी, ये जहां पे हमारे पास वो गैल्वेनोमीटर के साथ कनेक्टेड जो जॉकी है वो बैलेंस शो कर रहा है, ये एक P रेजिस्टेंस आ गई, एक Q रेजिस्टेंस आ गई। P आई है L लेंथ पे, और जो Q आई है वो 100 - L, क्योंकि 1 मीटर का स्केल है तो 100 - L हमारे पास टोटल लेंथ आ गई। P और Q की रेजिस्टेंस कैसे है? जो ये हमारे पास मीटर स्केल है, जहां पे वायर है या मीटर जो स्केल है वो यूनिफॉर्म रेजिस्टेंस पोजेस करता है। अगर मान लो 100 सेंटीमीटर का हमारे पास ये स्केल है, और मान लो ऐसे ही सिंपल रैंडम बोल रहा हूँ 100 ओम्स की रेजिस्टेंस पोजेस करता है, तो अगर 40 पे आके बैलेंस करता है तो 40 ओम्स इधर हो गई, 60 इधर हो गई। समझ में आई है? तो इस तरीके से हमारे पास इसकी रेजिस्टेंस निकल जाती है। जैसे R क्या है? रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, उसको L से मल्टीप्लाई कर दिया तो P की रेजिस्टेंस, 100 - L से मल्टीप्लाई कर दिया तो Q की रेजिस्टेंस, P/Q इज इक्वल टू R/S, R से R कट गया, L/100 - L इज इक्वल टू P/R/S, और S की वैल्यू R की टर्म्स में और L की टर्म्स में डायरेक्टली निकाल सकते हो। किसी को दिक्कत? ये मेनली प्रैक्टिकल्स के अंदर कराया जाएगा, और इसके बाद इसी के बेसिस पे कुछ ये हमारे न्यूमेरिकल्स हैं जो तुम्हें अटेम्प्ट करने हैं। पोटेंशियोमीटर एंड बाकी ये सब में भी इस बार सिलेबस में नहीं है, लास्ट ईयर भी नहीं आया था। ठीक है, इसी के साथ हमारा जो ये चैप्टर है ये खत्म हो जाता है। ठीक है, डन।